अब अगला हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक मानसून है। अपने मानसून सिस्टम को दिया गया, मानसून तंत्र को दिया गया। तो जलवायु वाले टॉपिक में सिर्फ एक हिस्सा दिया गया है, सिर्फ वर्षा ऋतु। जैसे जलवायु को मुख्यतः ऋतुओं में कितने भागों में बांटा जाता है? 4। एक तो ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो आपके सिलेबस में सिर्फ मानसून तंत्र है। तो मानसून हमारे लगभग हर ऋतु में रहता है। भाई मानसून वर्षा ऋतु है, उससे पहले भी आता है प्री मानसून। मानसून जाने के बाद भी होता है लौटता हुआ मानसून, और उसके बाद में सर्दियों में भी होता है हमारे शीतकालीन मानसून। तो मानसून को वैसे तो मुख्यतः मानसूनी वर्षाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, प्री मानसून, मानसून, उसके बाद में लौटता हुआ मानसून, और उसके बाद में रहेगा अपना शीतकालीन मानसून या भूमध्य सागरीय मानसून, जिसके द्वारा होने वाली वर्षाओं को हम मावट कहते हैं। तो मानसून तंत्र में एक तो अपने को यह पढ़ना है, बातें नहीं करें। भारतीय मानसून, मानसून की शाखाएं, मानसून का प्रभाव। भारतीय मानसून जो लिखा है, भारतीय मानसून एवं तिथि, ये दोनों एक साथ ये कर देना कि भारतीय मानसून है। कौन सा मानसून होता है भारतीय मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और उसकी जो डेट है, रिलेवेंट डेट को कवर करेंगे अपन। तो मानसून क्या है? तो मानसून क्या है ये तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में बताया था। ऋतु में परिवर्तन होना या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, जो जल से स्थल की ओर चलती है, उनको जनरली हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और एक मानसून है, उसके ऊपर इफेक्ट किसका होता है? तो मानसून के ऊपर सामान्यतः जो इफेक्ट है वो होता है अपने एल नीनो और ला नीना, जो राजस्थान के अंदर बताया था ना मैंने आपको। तो मानसून, ये तो मानसून का प्रभाव है, यानी भारत के कौन से हिस्से में मानसून का प्रभाव अधिक रहेगा और किस हिस्से में मानसून का प्रभाव कम रहेगा। यानी सर्वाधिक वर्षा वाले, औसत वर्षा वाले और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र भारत में मुख्यतः कौन से हैं? तो सामान्यतः उच्च वर्षा वाले क्षेत्र अलग देखेंगे, औसत वर्षा वाले और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र अलग देखेंगे अपन। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, मानसून क्या है, मीनिंग ऑफ मानसून। तो एक जनरल सा मीनिंग इस शब्द का जो लिया गया है, बाकी तो आपको बताया हुआ कि अरबी भाषा का शब्द है, जनक वगैरह कौन है सब पता है आपको। मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। मानसून का मीनिंग क्या है? ऋतु में परिवर्तन। मानसून का मीनिंग, मानसून क्या क्या यानी इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो अर्थ है ऋतु परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन,
या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती हैं, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती हैं, जो जल से स्थल की ओर चलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग, बे पॉइंट, मानसून सिद्धांत। मानसून सिद्धांतों में एक तो माने जाते हैं परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में एक थ्योरी आती है आपके, जिसको नाम दिया जाता है तापीय सिद्धांत, या जिसका दूसरा एक नाम हो रहा है चिरसमत सिद्धांत। चिरसमत सिद्धांत, चिरसमत का मीनिंग होता है परंपरागत, पुराना। एक दूसरा है आधुनिक सिद्धांत, यानी मॉडर्न थ्योरीज। तो जो मॉडर्न थ्योरीज हैं या आधुनिक सिद्धांत हैं, उनमें आता है एक तो वायु राशि सिद्धांत, और एक आता है जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। क्वेश्चन काफी इजी आते हैं आपके, डायरेक्ट पूछ लेते हैं इनमें, इनके जनक पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले जेट स्ट्रीम है, इसके जनक पूछे हुए हैं पी कोटेश्वरम। कौन है? पी कोटेश्वरम। तो ये परंपरागत सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत तो वैसे ही है जैसे कि हमारे गांव के जो बूढ़े लोग सोचते हैं। हमारे गांव के बूढ़े लोग क्या सोचते हैं? पुराने वाले वो ये सोचते हैं कि गर्मियों के अंदर, जैसे अपन बहुत तेज गर्मी होती है तो अपन ये सोचते हैं कि बारिश हो जाए तो ठीक है। वो कहते हैं नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी महीने डेढ़ महीने गर्मी और तेज होने दे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, तब जाके अच्छी बारिश आएगी फिर। तो उनको ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है। तो इसका मीनिंग है मानसून कब आएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये होती है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कर्क रेखा पे इसकी स्थिति होती है, तो भारत के उत्तर पश्चिम की ओर, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर उच्च ताप और निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके और कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग या फेरल के नियम के अकॉर्डिंग ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो वर्षा प्राप्त करता है, ये हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून। जबकि वापस जब टेम्परेचर यहाँ का कम होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब, और टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे वायुदाब वापस से घट जाता है। और वायुदाब जैसे ही घटेगा तो हवाएं वापस से स्थल से जल की ओर चलेंगे। सॉरी, तापमान कम और वायुदाब बढ़ जाता है, अपोजिट होते हैं। तो तापमान घटते ही वायुदाब जैसे बढ़ेगा तो ये हवाएं वापस से स्थल से और जल की ओर चलने लग जाती हैं। तो उस समय, क्योंकि ये पुरानी थ्योरी है, उस समय शरद ऋतु या लौटते हुए मानसून की थ्योरी नहीं है, तो कहते हैं कि जब ये वापस लौटता है तो ये शीतकालीन मानसून, जिस समय वापस वैसे वर्तमान में लौटता हुआ मानसून, तो ये वापस स्थल से और जल की ओर चलता है। तो उस समय भारत में अधिकांश भाग शुष्क होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से लौटता हुआ मानसून है वो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पर वर्षा करवा देता है। तो लौटते हुए मानसून से या सामान्यतः शीतकालीन मानसून से भारत में अधिक शुष्कता होती है। शीत ऋतु वाले मानसून में अधिक वर्षा नहीं होती है। तो ये मानते थे एडमंड हेली, यानी हमारे जो गांव के जो बुड्ढे हैं उनको क्या मानना है आपको? कि वो एडमंड हेली हैं, लेली नहीं, हेली।
तो ये इनका थॉट है वो एडमंड हेली की तरह काम करता है, टेम्परेचर। तो इस थ्योरी के जनक कौन है? ब्रिटिश विद्वान है एडमंड हेली। जबकि वायुराशि सिद्धांत के अंदर एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जर्मन मौसम विभाग के हैं, जिनका नाम है फ्लोन। तो ये जो थ्योरी दी गई है फ्लोन के द्वारा दी गई है। सिद्धांत क्या है ये देखेंगे अपन। ये थ्योरी फ्लोन के द्वारा दी गई है। जेट स्ट्रीम थ्योरी है, ये दी गई है पी कोटेश्वरम के द्वारा। पी कोटेश्वरम। वायुराशि सिद्धांत है फ्लोन का। जेट स्ट्रीम थ्योरी है पी कोटेश्वरम की। पी कोटेश्वरम। तो जो परंपरागत सिद्धांत है या तापीय सिद्धांत या चिरसमत सिद्धांत है, ये इसके जनक माने जाते हैं एडमंड हेली। वायु क्या करती है? वायु करती है फ्लो होती है। वायु क्या होती है? फ्लो होती है। तो वायु को देने वाले कौन है? फ्लो, फ्लोन। जेट स्ट्रीम थ्योरी पी कोटेश्वरम। और तापीय सिद्धांत है वो हेली के द्वारा, एडमंड हेली के द्वारा। अब इसमें परंपरागत सिद्धांत या तापीय सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, जैसा कि अभी आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने, तो इसको थ्योरी के अंदर लिखेंगे अपन कि मानसून क्यों आता है, किस कारण आता है। तो इसके अंदर से अगर डीप थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका रीजन क्या है और उसमें आपको क्या बताना है आंसर। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। इसमें आता है तापीय या चिरसमत सिद्धांत। जनक एडमंड हेली। इस सिद्धांत को कब दिया गया था? इसका समय था 1686, 1686। तो इस सिद्धांत को 1686 में दिया गया। या समय लिख दीजिए, थ्योरी के जनक एडमंड हेली और समय इसका 1686। तो एग्जामिनर को जब ये पूछना होगा कि आधार क्या है तो आपको ये नाम नहीं देगा, तो आप ये सब नहीं देगा। वो या तो ये देगा परंपरागत सिद्धांत या जो चिरसमत सिद्धांत है उसका आधार किसको मानते थे? वायु को, तापमान को, आर्द्रता को, उपरोक्त सभी को। तो मुख्य आधार इसका तापमान, इसका मुख्य बेस है तापमान। अब इनकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, मुख्यतः
दो तरीके से डिवाइड है, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए है और एक दूसरी शीतकालीन मानसून के लिए। तो ग्रीष्मकालीन मानसून वाला जो पार्ट है थ्योरी का वो क्या कहता है और शीतकालीन वाला क्या कहता है, तो ये लगभग दोनों ही आपको ध्यान है। जैसे कि बात करें अपन सबसे पहले ग्रीष्मकालीन की, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से जस्ट दक्षिण की ओर चलने वाली जो व्यापारिक पवनें होती हैं, इन व्यापारिक पवनों को नाम क्या दिया जाता है? जो डायरेक्शन है वो डिवाइड करके देख लो, क्या नाम देंगे? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। हवा में नाम जहां से स्टार्ट होती है वही दिया जाता है। राजस्थान वाला मानसून का मैप करवाया था, उसमें भी लिख बनाया था ये। तो यह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जब ये भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो पार करने के बाद यह दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इनके दाईं ओर मुड़ने से अपने मानसून उत्पन्न होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसके कारण? ये फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, जो उत्तरी गोलार्ध में विंड्स के चलने की दिशा के दाईं ओर काम करता है, यानी हवा जिस दिशा में जाएगी वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। इस बल के बारे में आगे फेरल ने भी बताया था, तो फेरल में भी सेम यही होता है। फेरल भी ये कहता है कि जो कोरियोलिस है उसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने चलने के दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं उस दिशा के बाईं ओर मुड़ के चलती हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर आ रही थी, तो ये सीधी नहीं आके अपने बाईं ओर मुड़ी हुई है, और कोरियोलिस बल के कारण ये दाईं ओर ये चल के ये सीधी जानी चाहिए थी ना, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जाते ही ये किस ओर मुड़ जाती है? दाईं ओर। तो कोरियोलिस बल है ये उत्तर की ओर किस तरीके से काम करता है? दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से काम करता है? बाईं ओर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध वाली अपने को बाईं ओर दिखाई दे रही है। अब ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति वाला ये डायग्राम जो हमने बनाया है, इसमें सूर्य की स्थिति होती है यहां पर। ये लो जो अपनी लगभग जो कर्क रेखा वाली स्थिति होती है, जो लगभग अपनी कर्क रेखा वाली जो स्थिति होती है 23.5 डिग्री, कोई सीधी रेखा तो होती नहीं, व्रत होता है पूरा ये। तो उस व्रत का ये चापीय भाग है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सूर्य की स्थिति अगर यहां सीधी है ग्रीष्म काल में यानी जून में, तो इसका मीनिंग है भारत के इस हिस्से में इस समय टेम्परेचर अधिक और वायुदाब क्या होता है? वायुदाब कम होता है। तो इसका मीनिंग है निम्न वायुदाब केंद्र है, ये मानसून को आकर्षित करने वाला पॉइंट है। तो आकर्षित करने वाला पॉइंट भारत के उत्तर पश्चिम में यानी सिंध की ओर, या यूं कहें थार मरुस्थलीय पश्चिम की ओर। तो थार मरुस्थलीय पश्चिम की ओर सामान्यतः उच्च ताप और निम्न वायुदाब केंद्र होने के कारण इस साइड की जो हवाएं होती हैं, भूमध्य रेखा की जो हवाएं होती हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होने लग जाती हैं और उत्तर में मुख्यतः दाईं ओर मुड़ के चलती हैं। तो इसका मीनिंग है कौन से मानसून का रूप ले लेती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, जो हमें पता ही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो मुख्यतः कौन से व्यापारिक पवनों के कारण आता है? तो व्यापारिक पवनें वो होती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में परिवर्तित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल के कारण ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये मुख्यतः जलीय क्षेत्र से जाने के कारण, इसमें पर्याप्त आर्द्रता होने के कारण ये भारत में उच्च वर्षा करवाता है, यानी अच्छी बारिश करवाता है। यही भारतीय मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है। लेकिन इसके अपोजिट जब अपन दूसरे डायग्राम की बात करेंगे,
तो उस डायग्राम के अंदर अपोजिट कंडीशन रहेंगे उस समय। तो अपोजिट कंडीशन रहेंगे तो उस समय भारत के इस भाग में टेम्परेचर, शीत ऋतु में तापमान कम होता है और एयर प्रेशर या वायुदाब बढ़ता है। तो इस समय हवाएं स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती है, वापस लौटती हैं। तो लौटता हुआ ये जो मानसून है, इससे मुख्यतः इस तट पर वर्षा होती है। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट, या यूं कहेंगे तमिलनाडु का तट। तो ये तमिलनाडु के तट पर बारिश करवा देते हैं। बाकी शीतकालीन मानसून है, मुख्यतः स्थलीय भाग पर ताप कम और वायुदाब बढ़ने के कारण हवाएं जब स्थल से जल की ओर चलती हैं तो सामान्यतः इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती, और जब तक पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती तो इन हवाओं से सामान्यतः वर्षा नहीं होती। लेकिन इनका जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आते हैं, इस कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। बाकी सामान्यतः ये मानसून शुष्क होता है। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा, शीतकालीन मानसून के द्वारा सामान्यतः, हालांकि लौटता हुआ मानसून तो अब एक अलग पोर्शन है और शीतकालीन मानसून अब एक अलग पोर्शन है। तो ये थ्योरीज तो काफी पहले की है, एशिया के संदर्भ में जो दी गई है कि एक तो तय उस समय दो ही हैं, दो ही बताए गए कि एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून, कि यह शीतकालीन मानसून है। तो जैसा कि अपन ने यहाँ ऊपर लिखा था कि सिद्धांत में एक ग्रीष्मकालीन मानसून रहेगा और दूसरा पोर्शन कौन सा रहेगा? शीतकालीन मानसून। तो ये दोनों मानसून समझ में आ गए। दोनों में सिर्फ क्वेश्चन एक ही बनता है, अधिकतम में दो क्वेश्चन मान लीजिए। इसमें ग्रीष्मकालीन मानसून है यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है? इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण मानसून उत्पत्ति किस सिद्धांत में मानी गई है? तापीय सिद्धांत। यह तापीय सिद्धांत में माने गए कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। जबकि दूसरा शीतकालीन मानसून, यानी तापीय सिद्धांत के अनुसार शीतकालीन मानसून या जो लौटता हुआ मानसून है, आज तो हमें पता है कि लौटता हुआ आज अलग है और शीतकालीन अलग है। तो जो लौटता हुआ मानसून या शीत ऋतु का जो मानसून है, उसमें मुख्यतः तापीय सिद्धांत के अनुसार वर्षा सर्वाधिक किस तट पर होती है? तमिलनाडु तट पर। जबकि देश के अधिकांश भाग में शुष्कता क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि ये हवाएं मुख्यतः स्थलीय भाग से लौटती हैं, तो इनमें पर्याप्त आर्द्रता नहीं पाई जाती। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि शीत ऋतु में सामान्यतः लौटते हुए मानसून से भारत के सामान्यतः राज्यों में या भारत के अधिकांश भाग में वर्षा क्यों नहीं होती? तो इसका मीनिंग है इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता नहीं है, इस कारण वर्षा नहीं होती। जबकि इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आने के कारण, इसमें पर्याप्त आर्द्रता होने के कारण केवल तमिलनाडु तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। पहले दोनों डायग्राम बना लीजिए। वो उधर वाला है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए, और ये वाला इधर शीतकालीन। ये शीतकालीन दशा को दर्शा रहा है और ये इधर वाला है ये ग्रीष्मकालीन को। इनको पवने आपके आगे हैं, सिलेबस में है, वहां पूरा लिखवाएंगे आपको। इंडिविजुअल टॉपिक दिया हुआ है, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, उनको वो नाम क्यों दिए गए वो देखेंगे अपन।
तो कोरियोलिस बल है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर काम करता है, यानी हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, जबकि कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर काम करता है? बाईं ओर। तो हवाएं उस दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। टोटल पेपर आपका एसएसटी वालों का कितने का होता है? जीके कितने का होता है आपके? 200 का। सब्जेक्ट का टोटल 500। 500 में से ये मानो कि लगभग 80 नंबर आपके ज्योग्राफी के हैं, अप्रोक्सीमेट 80 नंबर। सब्जेक्ट में आते हैं आपके 18 से 19। 18 19 के कई बार 20 भी टच हो जाते हैं। 20 है तो 20 लगभग 20 ही आते हैं। फर्स्ट पेपर में 20 22 20 22 ये रहता है। तो इसका मीनिंग लगभग 40 का जो रेशियो है वो लगभग टच करेगा, और 40 क्वेश्चन यानी 80 नंबर। तो ये काफी बड़ा हिस्सा है ज्योग्राफी का। क्या चीज? 250 के आसपास कट ऑफ रहती है। मैथ वालों की रहती है अलग। वो देखो कट ऑफ का हम अंदाज बता ही नहीं सकते, वो पेपर बताता है ना भाई। आपका पेपर कैसा है? पेपर अगर इजी आ गया तो वो कट ऑफ 90% चली जाएगी रेट की तरह। अगर पेपर आपका बहुत ज्यादा टफ आ गया तो उस साल का पेपर बताएगा कि भाई 30-35% में भी सिलेक्शन हो रहा है इस बार। भाई ऐसा अनुमान वो नहीं है, वो 40% वाला नियम इसमें थोड़ी ना आपके है क्या? अब ये अच्छी चीज है। ये बढ़िया हो गया है कि माइनस में नंबर आने वाला गणित नहीं पढ़ाएगा अब, है ना? ये हालत हुई थी 2012 2013 थी क्या वो? 13 की भर्ती। माइनस माइनस 6 नंबर वाले को भी पोस्टिंग मिली, ज्वाइनिंग मिली थी कि भाई है तुम्हें वो नहीं आता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम भी सिलेक्ट आओ। तो नहीं आता तो इसका मीनिंग है 0, और तुम्हें कुछ नहीं आता तो -6, -8। भाई कहते हैं ना भी, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कर्जा भी नहीं है ना? तो 0 स्थिति में है। और ये कहते हैं कि कर्जे में है तो कर्जे में, इसका मीनिंग माइनस में है। तो ये नंबर के कर्जे वालों को भी सिलेक्शन मिला है। अब इसमें फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो कौन से मानसून को लेकर है? ग्रीष्मकालीन। तो उसके अंदर अपन ने 2 पोर्शन लिखे थे, ग्रीष्मकालीन मानसून। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून इसमें लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर सीधी होती है। कर्क रेखा पर सीधी होती है। नेक्स्ट लाइन में जिसके कारण, या कंटिन्यूस लिख दो, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम में, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम में उच्च ताप एवं निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम में उच्च ताप एवं निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। की स्थिति उत्पन्न होती है। अब लाइन चेंज करके लिखना। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के कारण, भूमध्य रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपोस्ट्रोफ, और एक जो व्यापारिक पवन लिखी थी उसको अंडरलाइन और अपोस्ट्रोफ। यानी मानसून वास्तव में कौन सी पवनें, ये व्यापारिक पवनें हैं। तो अगर ये पूछा जाए तापीय सिद्धांत के अनुसार, या तापीय सिद्धांत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने के पीछे कारण क्या है, तो कारण पूछा जाए भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें, जेट स्ट्रीम पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो आंसर रहेगा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। जो दक्षिणी गोलार्ध वाली हैं वही ग्रीष्मकाल में भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति करती हैं। तो थ्योरी में एज इट इज अपन ने वही लिखा जो डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि जैसे सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, कर्क रेखा पर सीधी होती है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में उच्च ताप और निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि इसी समय जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली जो व्यापारिक पवन है, जिसके कारण यहां निम्न वायुदाब होगा, इसका मीनिंग ये हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें
जल से स्थल की ओर चलने के कारण इनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर चलने के कारण ये पानी से और लैंड पोर्शन की ओर चलती हैं, वाटर टू लैंड की ओर, स्थल से जल की ओर चलने के कारण इनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है या पर्याप्त आर्द्रता मौजूद होती है, ये लिख दो, चाहे एक ही बात है। पर्याप्त आर्द्रता होती है जिसके कारण अच्छी वर्षा होती है या उच्च वर्षा होती है। यानी ग्रीष्मकालीन मानसून है, इस समय हमारे उच्च बारिश होती है, बाकी जो अन्य समय होते हैं उस समय हमारे वर्षाएं इतनी अधिक नहीं होती। होने के कारण पर्याप्त आर्द्रता होती है जिसके कारण उच्च वर्षा या अधिक वर्षा होती है। अब इसके बाद में जो बचा हुआ थ्योरी का दूसरा पार्ट है शीतकालीन मानसून। शीत ऋतु में विपरीत दशाओं के कारण विपरीत दशाओं का मीनिंग क्या होता है? विपरीत दशाओं का मीनिंग होता है स्थलीय भाग है उस पर उच्च वायुदाब हो जाता है। पहले क्या था? स्थलीय भाग पर निम्न वायुदाब था, ताप उच्च होने के कारण। तो शीत ऋतु में विपरीत दशाओं के कारण, शीत ऋतु में विपरीत दशाओं के कारण अर्थात स्थलीय भागों पर उच्च वायुदाब होने के कारण, उच्च वायुदाब होने के कारण हवाएं मुख्यतः स्थल से जल की ओर चलती हैं। हवाएं मुख्यतः स्थल से, जहां वायुदाब अधिक होगा वहां से हवाएं स्टार्ट होती हैं। हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के कारण, इन हवाओं में, लाइन चेंज करके लिख दो चाहे नए पॉइंट में, इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के कारण पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के कारण इनसे सामान्यतः वर्षा नहीं होती। पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के कारण इनसे सामान्यतः वर्षा नहीं होती। इनसे सामान्यतः वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु वाला जो अभी मानसून की ब्रांचेज करेंगे उसमें लिख लेंगे अपन। यहाँ इसमें ये लिख दो कि ग्रीष्म जो शीतकालीन मानसून होता है उस समय सामान्यतः हमारे यहाँ शुष्कता क्यों पाई जाती है, वर्षा क्यों नहीं होती? तो उसका रीजन ये होता है कि ये हवाएं जाती हैं स्थल से जल की ओर। तो इसका मीनिंग स्थलीय हवा है तो उसमें पर्याप्त आर्द्रता, तो वायुमंडल में जब तक पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती, आर्द्रता की उच्च मात्रा नहीं होती, तब तक संघनन नहीं होता। और जब तक संघनन नहीं होगा तब तक अपने बादल और बारिश इम्पॉसिबल है। तो सामान्यतः शीतकाल हमारा इसीलिए शुष्क निकलता है। और ग्रीष्म काल एक समय के लिए तो शुष्क होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ती है, लेकिन जैसे पर्याप्त आर्द्रता हो जाएगी, अधिकतम तापमान जब होगा जून में, तो उस अधिकतम आर्द्रता के साथ ही हमारे क्या स्टार्ट हो जाएगा? बारिश का होना स्टार्ट होगा। अब इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी है आपकी,
दूसरी थ्योरी है अब आपके आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में दो थ्योरी चलेंगे, एक तो वायुराशि सिद्धांत और एक दूसरा जेट स्ट्रीम। तो भारतीय मानसून के लिए अभी तक जो सर्वश्रेष्ठ थ्योरी जो मानी जाती है वह है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। उससे पहले एक छोटा सा सिद्धांत और है वायुराशि, उसके बाद देखेंगे जेट स्ट्रीम। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत है उसमें एक तो है वायुराशि सिद्धांत यानी एयर मास थ्योरी, और एक सेकंड है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। एयर मास थ्योरी एंड सेकंड है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब इसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पहले अपन वायुराशि सिद्धांत, जो कि फ्लोन के द्वारा दिया गया है, जर्मन जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। एडमंड हेली का संबंध ब्रिटेन से था, वो ब्रिटेन से हैं, और ये कहां से हैं? जर्मनी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वायुराशि सिद्धांत एयर मास थ्योरी। जनक, जनक के रूप में लिख दीजिएगा इसमें, जनक फ्लोन जर्मनी। तो आधुनिक सिद्धांत ये मुख्यतः वायु राशियों के ऊपर है, वायु हवा के ऊपर है। जेट स्ट्रीम थ्योरी है वो भी वायु के ऊपर है। जबकि परंपरागत जो थॉट थी जो आज भी हमारे गांव में चलती है वह है ताप के ऊपर। जबकि अभी जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं वो किसके ऊपर है? एयर या वायु के ऊपर। तो वायु राशि सिद्धांत यानी ये तो नाम से ही पता लग रहा है, तो इसका कोई अलग नाम भी नहीं है। तो उसमें तो अलग नाम था चीर समझ सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। तो इसमें इसको नहीं हटा सकते हो, इसको हटा दें तो पूछेंगे क्या फिर। तो इसका मीनिंग है वायु राशि सिद्धांत है उसका मुख्य बेस ही क्या है? वायु। तो इसमें बेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बेस नहीं लिखा जाता इसमें। अब थ्योरी या सिद्धांत क्या है? ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, फ्लोन कहते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर दोनों गोलार्धों से जो हवाएं आती है भूमध्य रेखा की ओर, ये निर्दिष्ट दिशा में, निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें होती हैं, जिनके कारण पहले के समय बड़े बड़े जलयान हुआ करते थे, उनके ऊपर वो पाल बांध दी जाती थी। उस पाल को एक निश्चित डायरेक्शन में करके और उस डायरेक्शन में वो हवा के प्रवाह के कारण चलती रहती, और उससे लोग व्यापार किया करते थे। इस कारण ये जो भूमध्य रेखा के आसपास जो हवाएं आती हैं इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ट्रेड वैसे एक जर्मनी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिक्स डायरेक्शन, निर्दिष्ट दिशा। शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित दिशा में चलने वाली हवा। तो ये निश्चित दिशा में चलने वाली भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली ये हवाएं कौन सी होती हैं?
ये होते हैं व्यापारिक पवने। अब ये भूमध्य रेखा की ओर इसलिए चलते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पर उच्च ताप होता है और निम्न वायुदाब होता है। इन हवाओं के भूमध्य रेखा पर पहुंचने के साथ साथ ये हवाएं गर्म होती रहती हैं, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर वापस नीचे उतरती हैं। वहां पर आती है अपनी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जबकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या होता है, वायुदाब कम होता है। यहाँ ताप उच्च होने के कारण वायुदाब कम होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में सामान्यतः ये व्यापारिक पवने होती हैं जिनमें एक डायरेक्शन होती है पूर्व, और इनको कहा जाता है पूर्वाई पवने, पश्चिम की ओर आती हैं। एक होती है पछुआ पवन जो इसके ऊपर वाले बेल्ट में चलती है, वो पश्चिम से पूर्व। उसका एग्जाम्पल है जेट स्ट्रीम। उसका एग्जाम्पल कौन है, जेट स्ट्रीम। तो फ्लोन ने कहा कि जो व्यापारिक पवने होती हैं ये भूमध्य रेखा के पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर और दक्षिण की ओर। तो धीरे धीरे जो वायुदाब है, एयर प्रेशर है, वो भूमध्य रेखा पर कौन से हिस्से में बनेगा, धीरे धीरे हवाएं इस साइड में आ रही हैं, तो इस साइड में धीरे धीरे एयर प्रेशर या हवा का प्रेशर क्या होगा, हवा का प्रेशर अधिक होगा। और इधर जो पूर्व से जिस ओर से आ रही हैं उस साइड में एयर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड में एयर प्रेशर कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर धीमी गति से एक हवा चलना स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं पश्चिमी या भूमध्य रेखीय पछुआ पवने। पछुआ पश्चिम से आती है, उसी को ही कहते हैं। ये इस साइड से एक एयर चलना स्टार्ट होती है, ये पश्चिम से जा रही है ना, इस कारण इसको क्या बोलेंगे, पछुआ भूमध्य रेखीय पवने। तो पछुआ पवने वैसे मध्य अक्षांशों में चलने वाली पवने होती हैं। ये एक अपवाद है कि व्यापारिक पवने धीरे धीरे भूमध्य रेखा के पश्चिम की ओर एयर प्रेशर को बढ़ा देती हैं। इस कारण भूमध्य रेखा पर एक पवन चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो पूर्व से आती है उनको पूर्वाई कहते हैं। जैसे व्यापारिक पवने किसका एग्जाम्पल है, इनमें एक डायरेक्शन पूर्व है, तो ये पूर्वी पवनों का या पूर्वाई पवनों का एग्जाम्पल है। जबकि इस साइड में हवा का प्रेशर बढ़ा देती है धीरे धीरे दोनों हवाएं आकर, तो फिर इनके बीच में से एक हवा चलती है, उसको कहेंगे पछुआ। चल किसके ऊपर रही है, भूमध्य रेखा पर, तो नाम दिया जाएगा पछुआ भूमध्य रेखीय पवने या भूमध्य रेखीय क्षेत्र की पश्चिमी पवने, यानी जो पश्चिम की ओर से आ रही है। फ्लोन ये कहते हैं कि जो पछुआ भूमध्य रेखीय पवन है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तो भारत के उत्तर विशाल मैदान वाला ये जो पार्ट है, तो सामान्यतः जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है उस समय यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की स्थिति जब यहाँ पर होता है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ तापमान उच्च होता है और वायुदाब क्या होता है, कम होता है। फ्लोन कहते हैं जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चला जाएगा तो भारत में या ITC-Z जोन होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, ITC-Z, यानी इंटर ट्रॉपिकल अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, यानी ऐसा गर्म क्षेत्र जहां दोनों ओर की पवनें हैं आपस में अभिसरण करती हैं, मिलती हैं। तो ये ITC-Z जब उत्तर की ओर खिसक जाता है तो इसको नाम दे दिया जाता है NITC। ये NITC के रूप में, यानी नॉर्थ इंटर NITC-Z, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। नॉर्थ यानी उत्तरी, इंटर यानी अंतः या अंतर, ट्रॉपिकल यानी उष्ण, कन्वर्जेंस यानी अभिसरण मिलना, और जोन यानी क्षेत्र। तो यह उत्तरी अंतः या अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा पर होता है ITC-Z जोन। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा तो उत्तर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये NITC। और ये अगर जब सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चला जाता है तो वहां चली जाएगी ITC। तो ITC कहां चली गई, साउथ में, तो उसको SITC, उसको नाम क्या दिया जाएगा, SITC, जो सर्दियों में होती है। तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में आता है तो NITC है वो भारत में स्थापित हो जाती है लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मानसून द्रोणी, मानसून
द्रोणी यानी निम्न वायुदाब का पॉइंट ये बन जाता है भारत के उत्तर विशाल मैदान वाला पार्ट। उत्तर विशाल मैदान वाला पार्ट है, ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, ये भूमध्य रेखे इन पवनों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा। कौन से पवनों को? ये पछुआ भूमध्य रेखे पवने हैं, यानी भूमध्य रेखा की पश्चिम की जो पवने हैं, पछुआ पवने, इन पछुआ पवनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पछुआ पवने धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो थी सामान्य स्थिति, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, तो ये जो पछुआ पवने होती हैं, पछुआ पवने धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं इस साइड में, और ये ऊपर की ओर शिफ्ट होंगी। तो इसका मीनिंग है किसका रूप ले रही हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो फर्क सिर्फ इसी चीज का ही है, जो एडमंड हेली कहता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आता है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके वो लेकर आती है। भाई मानसून किस कारण आता है उसके सिद्धांत है, तो उनका मानना है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने लेकर आती है। फलोन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये भूमध्य रेखा पर एक हवा चलती है पश्चिम से, जिसको हम कह सकते हैं पछुआ भूमध्य रेखे पवने। ये पछुआ भूमध्य रेखे पवने जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा तो निम्न वायुदाब के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर, क्योंकि इनकी आदत होती है निम्न वायुदाब पेटी में चलने की, तो निम्न वायुदाब इस समय ITCZ भूमध्य रेखा पर नहीं है, वो ऊपर शिफ्ट हो गई है, वो NITC के रूप में ऊपर चली गई है। तो ये पछुआ पवने उसी बेल्ट में ही चलने का प्रयास करेंगे, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होंगे, और ऊपर की ओर शिफ्ट होंगे तो इनमें सागर की जो आर्द्रता है ये कहाँ पहुंचेगी? स्थलीय भाग पर, और वो आर्द्रता पहुंचेगी तो भारत में मानसून आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इसका मीनिंग है फ्लोन के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति है वो कौन सी हवाओं के द्वारा होती है? तो इनका इसमें आंसर रहेगा पछुआ भूमध्य रेखे पवनों के कारण मानसून की उत्पत्ति है। जेट स्ट्रीम थ्योरी है, वो जेट स्ट्रीम पवने जो कि कहती है कि तिब्बत पर जो हवाएं हैं पछुआ पवने वो वहां पहुंचकर और क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देती है। उसके दो भाग होते हैं, एक भाग तो उत्तर की ओर, एक भाग तो उत्तर की ओर चला जाता है उन पवनों का, और एक भाग है वो इस साइड से भारत की ओर आता है। इसको हम कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम पवने। कौन सी जेट स्ट्रीम पवने? पूर्वी जेट स्ट्रीम पवने, जो भूमध्य इसमें अरब सागर की ओर आकर ये ठंडी हो जाती हैं थोड़ी, क्योंकि तिब्बत का पठार इस समय हीटिंग पॉइंट में होता है, गर्म पवने होती हैं, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर आकर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होकर बाद में धीरे धीरे ये अरब सागर के ऊपर प्रेशर वायुदाब बढ़ाती हैं। ये उस साइड से हवा आएगी, हाइट पर होती है ये जेट स्ट्रीम, तो 6 से 12 किलोमीटर, तो ये इस साइड में ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ तक आते ठंडी होती है, और यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ नीचे का जो वायुदाब या हवा है वो किस ओर जाएगी? वो उस ओर जाएगी जिस ओर इस समय स्थलीय भाग पे निम्न वायुदाब है। तो सूर्य इस समय उत्तरी गोलार्ध में होता है भारत के ऊपर, तो इस समय भारत में निम्न वायुदाब यहाँ नीचे है, आने वाली जो निम्न वायुदाब नीचे है, जबकि आने वाली जो पवन है ये हाइट पर आती है। हाइट पर आने के बाद में ये समुद्र में नीचे उतरती है, तो नीचे उतरती है तो वैसे वैसे नीचे से मानसून का चलना स्टार्ट हो जाता है। मानसून की हाइट इतनी ऊपर नहीं होती, 6 से 12 किलोमीटर, ये पछुआ पवनों की हाइट ही होती है। तो यहाँ प्रेशर डालेगा तो नीचे की ओर मानसून स्टार्ट होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जेट स्ट्रीम के कारण, कौन से जेट स्ट्रीम के कारण उत्पन्न हुआ? पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। कौन से जेट स्ट्रीम के कारण? तो उसमें आंसर रहेगा पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इसका मीनिंग है जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कौन सी जेट स्ट्रीम पवनों से होती है? तो आंसर रहेगा पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये पी कोटेश्वरम ने बताया था। दो जेट स्ट्रीम होती हैं, एक तो उच्च अक्षांशों की उस साइड में चली जाती हैं, वो होती हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवने, जो पश्चिम से चली जाएंगे वो पश्चिमी, और जो पूर्व से अपने इधर आएंगे वो पूर्वी जेट स्ट्रीम। फ्लोन के अनुसार कौन सी पवनों के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून तो सब में दक्षिणी पश्चिमी है, तो ये मानते हैं पछुआ भूमध्य रेखीय पवनों के कारण। और यही चीज अगर एडमंड हेली से पूछ जाए कि मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो वो कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। तो मीनिंग समझ में आ गया। तीनों थ्योरीज में सिर्फ जो पवने हैं वो पवने कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम बना लो, समझाएंगे कल फिर। फोटो खींच के ले जाओ और आराम से घर पे बैठ के बनाना, वापस नहीं बनाऊंगा कल मैं।